हेलो एवरीवन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th का 3rd चैप्टर है ये, इसका पार्ट 1। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 टाइप्स के ऑर्गन्स हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होंगे कि विच प्रोड्यूस गैमेट्स। सबसे पहले इनका काम है गैमेट्स प्रोड्यूस करना, और सेकंड काम होता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस स्टेरॉयड हार्मोन। मतलब दोनों इसके फंक्शन है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड प्रोड्यूस स्टेरॉयड। ये हार्मोन स्टेरॉयड नेचर के हैं, स्टेरॉयड सेक्स हार्मोन्स। तो इनके जो स्टेरॉयड सेक्स हार्मोन्स हैं किस में हेल्प करते हैं? फॉर रिप्रोडक्शन एज वेल एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर बॉडी। ठीक है, यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, इनको बोला जाता है गोनेड्स। गोनेड्स मेल्स के केस में टेस्टीज, ध्यान रखोगे क्योंकि पेयर्ड होती हैं तो टेस्टीज, TES, और फीमेल्स के केस में इनको बोलते हैं ओवरीज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सिंगल होगा हम एक को बोलेंगे तो टेस्टिस, पर ये दो हैं पेयर्ड हैं तो टेस्टीज। इन मेल्स ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हार्मोन जो प्रोड्यूस करते हैं, मेल्स के केस में एंड्रोजन, उसका सिंगल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल्स के केस में इसमें एस्ट्रोजन या ऑयस्ट्रोजन। अब ये सेकेंडरी, मतलब ये तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स थे जिनका काम है हार्मोन्स प्रोड्यूस करना, ग्रोथ डेवलपमेंट, बॉडी के लिए, एंटायर डेवलपमेंट के लिए, और गैमेट्स का प्रोडक्शन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होती हैं? ये ग्लैंड्स हैं, डक्ट्स हैं, विच डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स एंड हॉर्मोन्स। इनका काम कुछ नहीं है, ना गैमेट्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ना ही हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन में। बस इनका काम है कि दे आर असेंशियल फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसफ़र करना, अब जैसे टेस्टिस से स्पर्म का ट्रांसफ़र करना ये ट्रांसफ़र करेंगे तो इनका फंक्शन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि व्हाट इज़ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी किसे कहोगे? इट इज़ द पीरियड when primary sex organs becomes functional and start secreting sex hormones। तो ये प्यूबर्टी पीरियड होता है। फीमेल्स के केस में प्यूबर्टी कब स्टार्ट होता है? 10 to 12 ईयर्स की एज में, और बॉयज़ के केस में 12 to 14 ईयर्स ओल्ड। इस एज में ये हार्मोन रिलीज़ होंगे। फीमेल्स के केस में हार्मोन रिलीज़ होता है ऑयस्ट्रोजन, जिससे फीमेलनेस कैरेक्टर मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट है, वॉइस है, आवाज़ पतली हो जाती है, आवाज़ थोड़ा धीमी हो जाती है। मेल्स के केस में मुस्टैचेस हैं, बियर्ड है, उसका डेवलपमेंट है, या इनमें मेल्स में आवाज़ का थोड़ा भारी हो जाता है, एग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं। तो ये सब टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन और फीमेल्स के केस में एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन की वजह से होता है। तो ये तो एक बेसिक चीज़ थी इसके अंदर कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। इस वीडियो में मेन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन केस ऑफ मेल्स जो ऑर्गन्स हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स टेस्टिस एंड स्क्रोटल सैक, टेस्टिस एंड स्क्रोटल सैक। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या होंगे? यहाँ पर एक ये वासा इफेरेंशिया है, अभी मैं सेक्शन समझाऊंगी। वासा इफेरेंशिया सबसे पहले, फिर एपिडिडाइमिस, फिर यहाँ पर आता है वास डिफरेंस। जब स्पर्म जो ट्यूब टेस्टिस से बाहर आ रही है वो वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस ये ओपन हो रही है इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट में ओपन हो रही है सेमिनल वेसिकल, और इजेकुलेटरी डक्ट ओपन हो रही है यूरिथ्रा में। यूरिथ्रा हो रहा है पेनिस में, और पेनिस मेल जेनाइटल पोर, मतलब ये ओपनिंग है या मीटस ये। ठीक है, तो अब इस केस में अब हम ये यहाँ पर इसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन किस तरीके से है। टेस्टिस प्रेजेंट इन स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक से ये एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से ये स्क्रोटल सैक के पोस्टीरियर रीजन से ये जुड़ी होती हैं टेस्टिस। और सबसे मेन चीज़ होती है कि ह्यूमंस के केस में टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एब्डोमेन से बाहर स्क्रोटल सैक हैं, उसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है। इसका क्या रीज़न है कि स्क्रोटल सैक का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस होता है, जो कि स्पर्म मैचुरेशन के लिए असेंशियल है। अब कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे हैं बहुत ज़्यादा टाइट जीन्स पहनते हैं,
तो उनको ये पता नहीं है। फिर भी इसमें मतलब जो टेम्परेचर है, क्योंकि जब बॉडी कॉन्स्ट्रिक्ट रहती है, टाइट रहती है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, स्टेरिलिटी का कॉज बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरे केस में यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि लैपटॉप है, हम बैठे हैं थाई रीजन पर, हमने लैपटॉप रखा हुआ है और काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक लैपटॉप, ऐसे ही बहुत से बच्चों को मैंने देखा है थाई रीजन पर रह के काम करते रहते हैं, उससे भी स्टेरिलिटी कॉज होती है। मैं कई बार अपने लेक्चर में समझाती भी रहती हूँ बच्चों को कि इस तरीके से कोई भी अगर हम जो रेस को क्रॉस ना कर सके, लकड़ी का कोई फट्टा है उस पर रख के हम तब रख सकते हैं अपने ऊपर, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने बताया कि जो टेस्टिस होती हैं वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। एक चीज़ तुम्हें यहाँ पर और बतानी है कि एब्डोमन से जो कनेक्शन होता है, एक कैनाल होती है, इसका नाम है इंग्वल कैनाल। क्योंकि जिस समय बेबी का बर्थ होता है, मतलब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है, ये इंग्वल कैनाल है, उस समय ये टेस्टिस एब्डोमन में होती हैं। बर्थ के समय जब बर्थ होती है तो ये इंग्वल कैनाल से, एब्डोमन से ये स्क्रोटम में आ जाती हैं। कई बार केस ऐसा होता है बच्चा वीक हो या कोई अदर प्रॉब्लम हो तो ये टेस्टिस स्क्रोटल सैक में नहीं आती। इस कंडीशन को कहा जाता है क्रिप्टोऑर्किडिज्म। ध्यान से सुनोगे, यहाँ पर इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोऑर्किडिज्म। कई बार तो डॉक्टर्स तुरंत सर्जरी कर देते हैं, ऑपरेशन करके इसको ठीक कर देते हैं, कई बार नहीं हो पाता तो वो स्टेरिलिटी कॉज होगा, मतलब उनके अंदर अब वो फर्टाइल नहीं होंगे, अब वो स्टेराइल होंगे। दूसरी चीज़, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जैसे बैट है, रैट है, होते हैं उनके अंदर इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस हैं, एब्डोमन में टेस्टिस हैं, पर ब्रीडिंग के टाइम वो स्क्रोटल सैक में आ जाते हैं। पर दो एनिमल ऐसे होते हैं जैसे एलिफेंट और व्हेल, उनमें हमेशा ही इंट्रा एब्डोमिनल है, टेस्टिस एब्डोमन में ही होती हैं, क्योंकि उनका बॉडी का टेम्परेचर कम है। कूलिंग के लिए अगर हम मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म है, उस समय कम टेम्परेचर की ज़रूरत है, तो उनको ज़रूरत ही नहीं है, उनको बॉडी का टेम्परेचर ही ऑलरेडी कम है। ठीक है, तो ये टेस्टिस जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है उसका मैंने बताया, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, और एनसीईआरटी में यहाँ पर इसका टेस्टिस का सेक्शन दे रखा है, मैंने तुम्हें ये अलग से बना दिया है। टेस्टिस का ये एलएस है, टेस्टिस के ऊपर की कवरिंग ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ईच टेस्टिस डिवाइडेड इनटू 200 to 250 कंपार्टमेंट बाय टेस्टिकुलर सेप्टा। ये टेस्टिकुलर सेप्टा है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। एक एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 to 3 कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, जो एक तरफ से तो ये क्लोज होती हैं और दूसरी तरफ से ओपन होंगी। तो जहाँ ये क्लोज्ड है, इनकी स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और नीचे ये ओपन होती हैं एक नेट लाइक स्ट्रक्चर में, इसका नाम है रेटिटेस्टिस। ये रेटिटेस्टिस से ये सिलिएटेड बिल्कुल थ्रेड लाइक माइन्यूट ये स्ट्रक्चर अराइज हो रहे हैं। इनको बोला जाता है वासा इफेरेंशिया। इनका नाम नहीं, ये लिखो, इनको बोला जाता है वासा इफेरेंशिया। और वासा इफेरेंशिया ओपन किस में हो रही है? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस 6 मीटर लॉन्ग, सोचो इतना छोटा सा पार्ट है, उसके ऊपर 6 मीटर लॉन्ग ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। सॉरी, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसके 3 पार्ट्स हैं, कैपट एपिडिडाइमिस, बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, और नीचे का होता है कॉडा एपिडिडाइमिस। स्पर्म यहाँ पर कलेक्ट रहते हैं, कुछ टाइम के लिए कलेक्ट रहेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे यहाँ पर, और जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कि टेस्टिस, स्पर्म्स कम्स आउट फ्रॉम टेस्टिस इनटू दी, किस में आ रहे हैं? वास डिफरेंस, इट इज़ कॉल्ड स्पर्मिएशन। क्योंकि अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें समझाऊंगी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब स्पर्म्स टेस्टिस से बाहर वास डिफरेंस में आ रहे हैं, उसको बोला जाता है स्पर्मिएशन। अब आगे देखो, ये मैंने एपिडाइमिस तुम्हें बता दिया। अब वास डिफरेंस टेस्टिस से बाहर आ रही है और ऊपर की तरफ एब्डोमन में जा रही है। एब्डोमन में क्योंकि ये जो यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर किडनी है, किडनी से यूरिटर आ रही है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर मतलब जो यूरिटर हैं, यूरिटर्स के सराउंड कॉइल बना के ये आ रही है नीचे की तरफ, जिसमें सेमिनल वेसिकल ओपन हो रही हैं, और सेमिनल वेसिकल प्लस वास डिफरेंस दोनों मिलकर क्या बना रही हैं?
इजेकुलेटरी डक्ट। क्या बना रही हैं ये? इजेकुलेटरी डक्ट। ठीक है। सेमिनल वेसिकल एसेसरी ग्लैंड्स में है। 3 एसेसरी ग्लैंड्स मैंने बताई हैं, एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या इसका दूसरा नाम है काउपर्स ग्लैंड्स। तो यहाँ पर जब ये ओपन हो रही हैं, और ये तुम देख रहे हो कि इजेकुलेटरी डक्ट किस में ओपन हो रही है? यूरिथ्रा में। ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा। मेल्स के केस में यूरिथ्रा 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसके 3 पार्ट्स हैं। अपर पार्ट इज प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, मिडिल इज बॉडी ऑफ यूरिथ्रा और थर्ड इज पेनाइल यूरिथ्रा। अब क्वेश्चन कई बार नीट में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो 3 पार्ट्स हैं, मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, जिसके सराउंड बिल्कुल ऐसे करके ये कॉइल करके, क्योंकि सिंगल प्रोस्टेटिक ग्लैंड ये 2 दिखाई दे रही हैं पर 2 नहीं है, ये सिंगल है, एक ग्लैंड होती है। इससे प्रोस्टेटिक फ्लूइड निकलता है और प्रोस्टेटिक फ्लूइड में सिट्रिक एसिड है, प्रोस्टाग्लैंडिस हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो ये जो सिट्रिक एसिड है, जो एक न्यूट्रिशन है स्पर्म का, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, इससे क्या स्पर्म पास हो रहे हैं? मतलब केवल ये पैसेज स्पर्म के लिए बना रहा है, केवल यूरिन के लिए बना रहा है, या दोनों के लिए बना रहा है? तो आंसर तुम्हारा होगा इसका पैसेज जो है केवल यूरिन का है, स्पर्म का नहीं है। स्पर्म तो तुम देखो वास डिफरेंस से होकर आ रहे हैं, स्पर्म तो यहाँ आएंगे जो बॉडी ऑफ यूरिथ्रा है, ऊपर वाले में स्पर्म नहीं आएंगे। ठीक है। ये पैसेज केवल किसके लिए होता है? यूरिन के लिए। कई बार ऐसा होता है कुछ मेल्स के केस में, ये प्रोस्टेटिक ग्लैंड, ये मतलब इसमें इन्फेक्शन हो गया, एनलार्ज हो गई, स्वेलअप हो गया, तो उस केस में ये चीज़ कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और कॉन्स्ट्रिक्ट होने पर उनको यूरिनेशन की भी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर यूरिन यहाँ पास नहीं होगा तो यूरिनेशन की प्रॉब्लम होगी उनको, क्योंकि इसमें स्वेलिंग हो रही है। ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग से ये कई बार ये ओपनिंग जो है वो बंद हो जाती है। अब तुम देख रहे हो ये सेमिनल वेसिकल सॉरी, जो सेमिनल वेसिकल हैं इससे एक विस्कस फ्लूइड होता है, सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड में फ्रक्टोज है जो कि एक स्पर्म के लिए एनर्जी का सोर्स है, प्रोस्टाग्लैंडिस हैं, और भी अदर चीज़ें हैं इसके अंदर। तो इसमें ये सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड प्लस वास डिफरेंस, ये स्पर्म दोनों मिलकर कहाँ आ रहे हैं? बॉडी ऑफ यूरिथ्रा में। तीसरी ग्लैंड होती हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जो कि पेयर्ड हैं, ये पीनट की तरह होती हैं। इनसे एक तरीके का फ्लूइड होता है जो कि एल्केलाइन फ्लूइड है। क्यों? क्योंकि जब यूरिन पास इसमें से होता है, और यूरिन का पीएच कितना होता है? यूरिन का पीएच, यूरिन एसिडिक है, 6 पीएच है उसका, 6.0 पीएच है। एसिडिक मीडियम में अगर स्पर्म यहाँ पर आएंगे तो स्पर्म की डेथ हो जाती है, तो इसका जो फ्लूइड होता है वो यहाँ के मीडियम को एल्केलाइन बनाता है। ठीक है। जब इजैकुलेशन होता है, मतलब मेल्स के केस में इजैकुलेशन होगा, तो यहाँ पर इसके मीडियम को क्या बनाएगा? वो एल्केलाइन। ये यूरिथ्रा वाला पोर्शन, नीचे पेनिस, पेनिस के अंदर स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं जो इजैकुलेशन में, इंसेमिनेशन में हेल्प करती हैं। आगे का पार्ट इसका ग्लांस पेनिस है, ग्लांस पेनिस के ऊपर एक थिन कवरिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? फोरस्किन। तो इसमें यहाँ पर इस वीडियो में मैंने तुम्हें जो बताया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इस पूरा कंप्लीट, और ये टेस्टिस जो है, टेस्टिस का एलएस। अब टेस्टिस की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? वो होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस, बाकी का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।